नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की हम आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों, ठीक है। सुबह 11 बजे देखिए आपकी जीके जीएस की क्लास आ जाती है। उसका दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास लेकर आते हैं। फिर दोपहर को 3 बजे देखिए आपके लिए कला वर्ग की क्लास आती है। और देखिए शाम को 7 बजे समान हिंदी की क्लास आ जाती है साथियों, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। और इसके बाद अगर इस सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको इसकी जो पीडीएफ है साथियों मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अगर उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज दिया गया हो तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदी का है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। 51 नंबर का क्या पूछा है। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका नाम है आपका कामायनी, ठीक है। जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों आपसे गाइडेंस है। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम देखिए कामायनी है। और इसके जैसे क्या कौन है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 52 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या आ जाएगा। 52 नंबर आपका पूछा शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है साथियों। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह युक्ति देखिए आपकी भामह का है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे शब्दार्थों सहित काव्यम, यह युक्ति आपकी है भामहम का। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 53 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। ढाई आखा प्रेम के पढ़े सो तो पंडित होय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों। ढाई आखा प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, यह जो पंक्ति है आपकी हो जाएगी कबीर दास जी की। जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों, ठीक है। ढाई आखा प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, यह जो है पंक्ति है कबीर दास जी द्वारा कही गई है। तो जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है साथियों। चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी कुल मात्राएं 16 होती हैं साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। क्लियर है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है कि अब 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 55 नंबर बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर का। भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति रचनाकार भी था जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर था साथियों। वह कौन था हमको बताना है। तो देखिए तुलसीदास जी थे। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे भक्तकालीन कवियों में एक ऐसे ख्यातिबद्ध रचनाकार भी था जो अपने काव्य में लोकव्यापी वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर थे साथियों। तो आपके देखिए तुलसीदास जी थे। तो जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 56 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सोचेगा। रसिक प्रिया के रचयिता कौन थे साथियों। रसिक प्रिया के रचयिता की बात हो रही है, कौन थे। तो रसिक प्रिया के रचयिता आपके थे केशव दास जी। जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है। रसिक प्रिया के रचयिता आपके केशव दास जी हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों 56 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, 57 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखें ऐसे कुटज के रचयिता कौन है साथियों। कुटज के रचयिता कौन है, 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कुटज के रचयिता आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों 57 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। कुटज के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 58 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। मसी कागज छुओ नहीं कमल गही नथी हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया। मसी कागज छुओ नहीं कमल गही नहीं
हाथ। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है साथियों? तो इसके रचयिता आपके हो जाएंगे देखिए कबीरदास जी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर होगा? मसी कागज छुओ नहीं कमल नहीं, कमल गही नहीं हाथ। ये पंक्ति के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 59 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों? बताएंगे। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसके रचयिता देखिए आपके हो जाएंगे रहीमदास जी हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया है 60 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति का रचयिता कौन है साथियों? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति का रचयिता कौन है साथियों? तो इस पंक्ति का रचयिता देखिए आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों 60 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। 61 पे बताएंगे सही उत्तर का। राजगिरी में कौन सा समाज विद्यमान है साथियों? राजगिरी, राजगिरी में कौन सा समाज है साथियों? तो देखिए इसमें आपका तत्पुरुष समाज होगा। राजगिरी यानी कि राजाओं का घर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका तत्पुरुष समाज है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 62 पे बताएंगे सही उत्तर। कामायनी किसकी रचना है? अभी आपसे पूछा तो बताइए, अभी आ गया आपका आंसर, बताइए अभी। कामायनी किसकी रचना है साथियों? तो कामायनी देखिए आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें। 63 क्या पूछेगा? ध्यान से देखेंगे आंसर देगा। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होता है साथियों? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण देखिए आपका ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक और इतिहासक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 64 पे देखेंगे क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? बताएंगे इस उत्तर का। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? 64 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए वर्धा में है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपका वर्धा में है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है साथियों? राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक जो है आलोचना का विवेक किस विद्या से संबंधित है साथियों? 65 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आलोचना से संबंधित है। ठीक है, उसका नाम ही है आलोचना का विवेक। तो किससे संबंधित हो जाएगी? तो आलोचना विद्या से संबंधित हो जाएगी साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 65 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना किसी की। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 67 पे सही उत्तर का वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? बताइए, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं साथियों? 67 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चंद बरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों चंद बरदाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है साथियों? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसके भी रचनाकार आपके देखिए चंद बरदाई है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार और वीर गाथा काल के जो रचनाकार है दोनों आपके चंद बरदाई हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कबीरदास की भाषा क्या थी साथियों? देखिए आपको कराया गया है कबीरदास की जो भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। ठीक है, 69 पे आपसे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कबीरदास की भाषा आपकी सदुक्कड़ी भाषा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 70 पे क्या पूछा, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। शिवा
बावनी के रचनाकार कौन है साथियों? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? देखिए 70 पे आपसे का सही उत्तर का शिवा बावनी के रचनाकार आपके हो जाएंगे भूषण जी है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शिवा बावनी के रचनाकार आपके भूषण है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 70 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया ध्यान से बताने की कोशिश करें। 71 नंबर आंसर देंगे। 71 है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न से कौन से कवि है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके तुलसीदास जी हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि आपके हो जाएंगे तुलसीदास जी। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 72 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। 72 आपका पूछा है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया था साथियों। कौन था? भक्ति काल का एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया था साथियों। कौन था? तो ये देखिए आपके हो जाएंगे कबीरदास जी थे। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे गाइडेंस है। भक्ति काल के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली के जो शब्द थे इनका मुक्त प्रयोग किया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी 72 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया? 73 नंबर, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। 73 है आपका, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है साथियों? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है साथियों? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार आपके देखिए लल्लू लाल जी है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात हो रही कौन है? लल्लू लाल जी हो जाएंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 पर बताएंगे 74 का, ध्यान से देखेंगे आंसर देखेंगे। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है साथियों? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है साथियों? तो राग दरबारी उपन्यास की बात करेंगे तो इसके रचयिता देखिए आपके श्रीलाल शुक्ला हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता आपके श्रीलाल शुक्ला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखें आंसर देंगे। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है साथियों? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार आप देखिए प्रेमचंद्र जी हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे 75 पर सही उत्तर। क्लियर है साथियों। पूस की रात कहानी के रचनाकार आपके प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 पे क्या पूछा बताएंगे कोशिश करें। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? पाली को पाटिल से उत्पन्न, ठीक है, पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, उनका नाम है आपका मैक्स मुलर। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे क्या, पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम आपका है मैक्स मुलर। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77, क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे आंसर। मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है साथियों? मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं मेरठ और सहारनपुर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। मेरठ एवं सहारनपुर की बोली क्या है? तो खड़ी बोली वहाँ पे होती है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ एवं सहारनपुर। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 78 पर बताएंगे सही उत्तर ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता था? तो बताएंगे किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं होता? 78 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उर्दू में। ठीक है, उर्दू में आपके संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता। हिंदी में होता है, अवधी में होता है, बिहारी में होता है, लेकिन उर्दू में आपका नहीं होता साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 79 नंबर, ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है साथियों? पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं हो जाए? बुंदेली है, बघेली है, ब्रज है, कन्नौजी है। तो देखिए आपकी बघेली आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होती। तो जो ऑप्शन आप पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 79 पे आपसे का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही का।
हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? 80 पे बताइए साथियों। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था साथियों? देखिए मदन मोहन मालवीय। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे गाइडेंस है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपका था मदन मोहन मालवीय। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। सिर्फ अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 पे बताएंगे साथियों। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। आमदनी शब्द किस भाषा का है साथियों? जो आमदनी शब्द है किस भाषा का शब्द है साथियों? तो आमदनी शब्द देखिए आपका अरबी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। आमदनी शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों, 81 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे 82 पे बताएंगे सत्य का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है साथियों? बताएंगे तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया, ठीक है। ज्योतिष का वर्णन किया गया साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रामाज्ञ प्रश्नावली है, ठीक है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ आपका देखिए रामाज्ञ प्रश्नावली है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा? रामाज्ञ प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। तो परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत ने कि किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थे साथियों? बताइए परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई थे साथियों? 83 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पल्लव में हुई थी। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। परिवर्तन नामक जो कविता है सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के पल्लव कविता संग्रह में संग्रहित हुई थी साथियों। याद रखिएगा किसमें? तो पल्लव, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा साथियों? दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा साथियों? 84 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सामान्य। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे गाइडेंस हो जाएगा, ठीक है। जो सामान्य दिया गया है आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है इसमें से। पल्लव अभी देखिए आपको कैसा लिखा गया था। पल्लव आपका देखिए आपका आधा ल नहीं होता, पूरा यहाँ पे ल, एक आपका आधा ल होता है और दूसरा आपका पूरा ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 85 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एकाधिकार का विलोम क्या होता है साथियों? एकाधिकार का विलोम क्या होता है? तो एकाधिकार किसको कहते हैं? जिस पर एक का अधिकार होता है। तो एकाधिकार का विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार, जिस पर सबका विलोम सबका अधिकार होता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है। एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 86 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों सही उत्तर का। जो सुमृत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो सुमिरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद लगा है साथियों? तो इस पंक्ति में आपका छंद लगा है सोरठा है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों, आपसे राइट है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो सुमिरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें आपका सोरठा छंद है। जो ऑप्शन यहाँ पे दी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर देंगे। निरंतर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरंतर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह धन अंतर आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही होता है। निरंतर का सही संधि पे निह धर अंतर हो जाएगा। निह धर अंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 पे बताएंगे सत्य का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है, यह किस प्रकार का वाक्य साथियों? किंतु परंतु आया है, बताइए किस प्रकार का वाक्य साथियों? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा साथियों? तो देखिए आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर देखिए किंतु कर रहा है। तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आपसे आंसर हो जाएगा। क्लियर? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 89 नंबर बताएंगे सो तो बहुत
पढ़ी लिखी महिला इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बहुत पढ़ी लिखी महिला के लिए एक वाक्य, एक शब्द क्या हो जाएगा? जो बहुत पढ़ी लिखी महिला होती है उसको देखिए विदुषी कहा जाता है, विदुषी, विदुषी कहा जाता है। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? सरस्वती माता ज्ञान की देवी को कहा जाता है। सरस्वती किसे? तो ज्ञान की देवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षिता किसे कहा जाता है? जो पढ़ी लिखी होती है उसको शिक्षिता कहा जाता है, और जो बहुत पढ़ी लिखी हो उसको देखिए विदुषी कहा जाता है। और निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। शांति है, सांस है, गणना है, दांत है। तो तद्भव शब्द का इसमें से पहचानना है हमको। तो तद्भव इसमें से आपका देखिए सांस, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का आंसर। ठीक है, तो सांस है आपका तद्भव शब्द है साथियों। सॉरी, सांस दंत है, दांत नहीं है, दंत है। जो सांस दिया गया है आपका देखिए तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 91 में बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है साथियों? बताएंगे 91 में सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए मराठी भाषा। इन चारों में से आपकी जो मराठी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है साथियों। गुजराती नहीं भी, उड़िया, सिंधी, ये सभी देखिए इनकी अलग लिपि होती है। जो देखिए आपकी जो मराठी है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 92 पे आंसर देखेंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा साथियों? 92 पे सही उत्तर का, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए कछ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। कछ, त्र और ज्ञ। तो ज्ञ देखिए आपका संयुक्त व्यंजन है साथियों। तिरानवे नंबर है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों? सूर्य का स्त्रीलिंग देखिए आपका सूर्या हो जाएगा, सूर्या। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? ठीक, सूर्य का स्त्रीलिंग आपका सूर्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देखें। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? बताएंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस नाम से अभिहित किया जाता है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को? तो देखिए पद्यकाल से। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी दोस्तों, आपसे गाइडेंस होगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को पद्यकाल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों, आपसे गाइडेंस हो 94 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्यकाल नहीं, एक मिनट रुक जाइए, गद्यकाल। पद्यकाल नहीं होता है, गद्यकाल होता है। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। ठीक है, इसको मिटाइए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से यानी कि गद्य काल के नाम से भी नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे 94 पे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, सॉरी, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत कविता के प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इस प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है साथियों? तो इसके रचनाकार देखिए आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। जो फूल है माली से कह रही है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं अनेक वीर, उसी पथ पर मुझे फेंक देना तुम तोड़कर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, इसके रचयिता आपके हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 96 नंबर है, गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन को चुमती, तो गगन चुंबी में कौन सा इमारत हो जाएगा? तो गगन चुंबी, तो इसमें देखिए आपका तत्पुरुष समास हो, गगन को चुमने वाली। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों, आप सही कह रहे हैं, गगन चुंबी का आपका तत्पुरुष समास होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
97 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे आंसर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है क्या, बताएंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या रहा है साथियों। तो इनका स्थिति काल देखिए आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे गाइड आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे आंसर देखेंगे। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है साथियों। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय शब्द में देखिए आपकी यर्ण संधि है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। क्लियर है, अभ्युदय शब्द में आपकी यर्ण संधि है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है साथियों। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए कनिष्ठ में आपका प्रत्यय लगेगा इष्ट प्रत्यय। ठीक है, कनिष्ठ में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपका इष्ट प्रत्यय लगा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर। ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। देखिए देश के साथ किया है तो देखिए देशद्रोही हो जाएगा। सिर्फ विश्वासघात किया होता तो बात दूसरे विश्वासघाती हो जाता, लेकिन देश के साथ किया है तो देशद्रोही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बगावत तो की नहीं है तो बागी बन जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे राइट आंसर। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देखिए देशद्रोही कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर साथियों। तो ठीक है, इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा साथियों। बाकी हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।